हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना। पहले हम लोग बात करेंगे, इंट्रो करेंगे हम लोग एसिड का क्या है भाई। एसिड तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वे से एसिड को डिफाइन किया है। तीन साइंटिस्ट ने, एक अर्हेनियस ने, ब्रॉन्स्टेड ने और लेविस ने, ये तीन साइंटिस्ट ने अलग अलग वे से डिफाइन किया। क्लास 10th लेवल में हम लोग जो डेफिनेशन एसिड और बेस का देखेंगे वो अर्हेनियस का एसिड बेस डेफिनेशन देखेंगे। एसिड क्या है? तो एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। वो सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में पानी पे घुलने पर H+ आयन देगा उसे हम लोग कहेंगे एसिड। बहुत बार हम लोग उसको कहते हैं प्रोटॉन डोनर भी। क्या कहते हैं हम लोग एसिड को? प्रोटॉन डोनर भी। H+ आयन को कॉमनली प्रोटॉन भी कहते हैं, है ना। देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट व्हिच कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। नॉर्मली हमने ये पढ़ा है कि हर एक एटम में तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। H+ है, मींस किसी एटम के ऊपर में प्लस चार्ज कब आता है? जब उसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। तो अगर हम हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें और बना दें उसको H+, तो उसमें बचा क्या? सिर्फ एक प्रोटॉन, जस्ट एक प्रोटॉन ही ना बचा ना। तो जो H+ का बिहेवियर होगा किसका बिहेवियर होगा? जो एक प्रोटॉन का बिहेवियर है। क्लियर? इसलिए हम लोग H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, हमने क्या लिखा है? एसिड अ सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड H+ आयन, या प्रोटॉन डोनर को हम लोग कहेंगे एसिड। सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड H+ आयन, है ना, या कह सकते हैं हम लोग प्रोटॉन डोनर जो होंगे आर कॉल्ड एसिड। कब? इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। साथ में कर देते हैं एसिड्स इन देयर, ऐसे कर ले हम लोग उसको। थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन में थोड़ा चेंज लाते हैं। यहाँ पर क्या कर लिखना है हमने? Substances which provide H+ आयन in their aqueous solution, ज्यादा बेटर ये होगा aqueous solution में ना, in their aqueous solution, in their aqueous solution। वो सब्सटेंस जो पानी पे घुलने पे अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा? H+ आयन देगा, आर कॉल्ड, वो कहलाएंगे एसिड्स। क्या कहलाएंगे वो? एसिड्स कहलाएंगे। क्लियर? जनरल प्रॉपर्टीज का बात करें, अगर हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज का बात करें तो एसिड्स क्या है? तो एसिड्स आर, एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज का बात करें तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड खट्टे होते हैं। एक्चुअली नाम जो एसिड है ना वो आया है एसिडस से, एक लैटिन वर्ड है एसिडस, एसिडस, एसिडस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है सोर, खट्टा। तो ये जो नाम आया ना एसिड, वो एसिडस से आ रहा है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है खट्टा, सोर। तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, क्योंकि एसिड खट्टे होते हैं। भाई हमने दही खाया, उसमें एक एसिड होता है, मालूम है आपको? लैक्टिक एसिड। कैसा लगता है दही? खट्टा लगता है। इमली खट्टा लगता है, उसमें क्या होता है? टैमरिंड में टार्टेरिक एसिड, है ना। टमाटर खट्टा लगता है, उसमें ऑक्सैलिक एसिड है ना। लेमन खट्टा लगता है, उसमें सिट्रिक एसिड है। तो एसिड्स क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। और ये नाम है ना एसिड, वो आया ही एक इसी से, सोर से। असल में लैटिन में खट्टे को, एसिडोर को कहते हैं एसिडस, वहीं से आ गया ये एसिड। एनीवे, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें तो एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। जब हम एक लिटमस क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, इंडिकेटर। इंडिकेटर उसे कहते हैं जो जिससे हम लोग पता कर पाएंगे कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन बेसिक नेचर का है, कौन न्यूट्रल नेचर का। उसको पहचान करने के लिए, सब्सटेंस के नेचर को पहचान करने के लिए जिस सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे, जिस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। लिटमस भी एक इंडिकेटर है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, कि भाई लिटमस नाम का एक इंडिकेटर है जो ब्लू कलर का होता है। और अगर उस ब्लू लिटमस को हम लोग एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो रेड हो जाएगा। तो ये एक पहचान हो जाएगा कि भी अच्छा वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या वो सब्सटेंस एसिड है। तो एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मींस क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ क्या लिखा हमने? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? कोरोसिव नेचर के होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? कोरोसिव नेचर के होते हैं, यानी कि दे कैन बर्न आवर स्किन, है ना। दे कैन ईटन अप द मेटल। हम लोग उसको मेटल के कंटेनर में नहीं रखते क्योंकि वो मेटल के कंटेनर को खा जाएगा, गला देगा उसे। ईटन अप द मेटल, इसीलिए हम लोग उसको कहां रखते हैं? ग्लास के कंटेनर में। हम लोग कहां रखते हैं? ग्लास के बॉटल में रखते हैं एसिड को, है ना। तो यही पॉइंट को कह रहे हैं हम लोग कोरोसिव। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, दे कैन बर्न आवर स्किन, दे कैन ईटन अप द मेटल। मेटल अगर हम लोग किसी मेटल में किसी एसिड को रख देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को, तो वो उसको गला देगा, उसको खा जाएगा, उसको ईटन अप कर देगा मेटल को। एनीवे, एक और प्रॉपर्टी देख ले हम लोग, एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन।
एसिड क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। याद करें, अगर हम लोग क्लास 10 में भी हम लोग फिजिक्स में टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, बिजली पास करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या तो फ्री आयन, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो फ्री आयन चाहिए। हमने क्या लिखा है कि एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि अपने एक्वस सॉल्यूशन में एसिड के पास होते हैं फ्री आयन। अभी हमने डेफिनेशन लिखा था ना कि एसिड किसे कहते हैं, वो सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे। देखो यहां पर अगर हम ऐसे देख रहे हैं, हम लोग यहां पे देख ले, अगर हमने लिया एसिड के तौर पे HCl, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, H2O में डिसॉल्व कर दिया, तो इट विल आयोनाइजेज एज H+ आयन देगा। ये भाई एसिड तो H+ आयन देगा और क्या देगा, Cl- देगा। तो देखिए, तो जब हमने इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या दिया, H+ और Cl- आयन दिए। और जब किसी में फ्री आयंस प्रेजेंट होगा तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। क्लियर? तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हो गए एसिड के। क्या क्या हम लोग पहले फिर से डेफिनेशन सुने, एसिड क्या है, तो एसिड वो सब्सटेंस है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देंगे, उन सब्सटेंस को हम लोग एसिड कहेंगे। क्लियर? जैसे HCl, देखो ये HCl एसिड है, हमने HCl को पानी में घोला, H2O में घोला, तो वो क्या दिया, H+ और Cl-, तो एसिड क्या कहलाएगा कि भैया ये क्या कहलाएगा, HCl एसिड कहलाएगा। जनरल प्रॉपर्टी से बात की हम लोग एसिड का, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड खट्टे होते हैं। एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में चेंज करेगा। लिटमस क्या है, इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कौन एसिड है कौन बेस है। इंडिकेटर के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल में। फिर हमने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, कोरोसिव। कोरोसिव में कहने का मतलब है दे कैन बर्न आवर स्किन। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में शरीर आएगा, मेरा बॉडी आएगा, तो मेरे स्किन को बर्न कर देगा वो। या फिर अगर हमने किसी एसिड को, स्ट्रॉन्ग एसिड को मेटल के कंटेनर में रखा तो उस मेटल के कंटेनर को गला देगा ना, दे कैन ईटन अप द मेटल। इधर या फिर उसको खा जाएगा, कह सकते हैं उसको, मेटल के सरफेस को वो क्या कर देगा, है ना, वो मेल्ट कर दे, गला देगा उसको ईटन अप कर लेगा। इस नेचर को ही कहते हैं हम लोग कोरोसिव नेचर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कोरोसिव नेचर कहते हैं। फिर क्या कहा हमने, एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जब एसिड का जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं ना, पानी में घोलते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम एसिड को पानी में घोलेंगे तो वो आयन टूट जाएगा, प्लस और मास। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन। तो HCl को पानी में घोलने पे H+ और Cl- में टूट रहा है, फ्री आयन दे रहा है, देयरफॉर इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है ना? इसे देखिए यहां पर, यहाँ पे हमने जो भी पॉइंट देखा है उसको हम लोग जैसे उसका यहाँ देखे हमने क्या लिखा है ना, कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। देखिए है ना, बच्चे को चेहरा दिख रहा है इसका, ये जैसे इसने लेमन को चखा तो खट्टा सा महसूस हुआ, इसी साथ सोर इन टेस्ट। फिर हमने कहा था क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी सब्सटेंस में जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का बॉटल होगा, उस बॉटल में लिखा बना हुआ रहेगा ना कि भाई इट कैन बर्न योर स्किन, इट कैन ईटन अप द मेटल। ये दिख रहा है यहाँ पे ये मेटल के सरफेस को खा जा रहा है या कट गया यहाँ पर, है ना, या अगर मेरे बॉडी के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसे लिखा गया यहाँ पे कोरोसिव लिखा गया है। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बॉटल होगा उसमें इस तरह का वार्निंग चिपका हुआ रहेगा, है ना, एक पेपर लगा हुआ रहेगा, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ लिखा हुआ है ये कोरोसिव है। क्या है? कोरोसिव है। इट कैन बर्न योर स्किन या बॉडी, इट कैन ईटन अप द मेटल। फिर हमने कहा कि एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। देख रहे हैं ये ब्लू, यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं ये पेपर ब्लू है, ये जो पेपर है ऊपर में ये ब्लू कलर का है, और नीचे वाला कलर कैसा हो गया, पिंक या रेड कलर का हो गया। देख रहे हैं यहाँ रेडिश हो गया। जैसे इसको एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे, ये एसिड का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन एसिडिक है। ये कैसे प्रूफ हुआ, ये जो ब्लू कलर का लिटमस था, जैसे हमने इसमें एसिड डाला, ये देखो यहाँ पे रेड कलर का हो गया। तो एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। फिर हमने क्या कहा कि एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पर एक एसिड का हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl का सॉल्यूशन लिया गया है, और इसमें से क्या कर दिया गया, एक बैटरी से कनेक्ट करके एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया गया। जैसे ही बैटरी से इसमें इलेक्ट्रिसिटी आया तो ये बैटरी के 2 प्लेट लगे, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लगा हुआ, और इसमें HCl का सॉल्यूशन था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की वजह से क्या हुआ, बल्ब ब्राइटन अप हो गया, जल गया भैया। इधर बल्ब जल गया ब्राइट लाइट के साथ, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हो गए एसिड। क्या? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, एसिड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? क्योंकि वो फ्री आयन दे रहा है। उसके बाद
अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, एसिड को कैसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अलग अलग बेसिस होगा, 3 बेसिस पे हम लोग करने वाले हैं। पहला बेसिस कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ओरिजिन के बेसिस पे। सोर्स के बेसिस पे हम लोग एसिड को 2 कैटेगरी में बांटेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स, है ना। इनऑर्गेनिक एसिड किसको कहने वाले भैया, इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग दूसरे वर्ड में मिनरल एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मिनरल एसिड भी कहते हैं। कौन से एसिड को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहने वाले हैं, तो वो एसिड जो कि अर्थ में मिलने वाले मिनरल से हम मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे। इधर जिन एसिड को अर्थ से मिलने वाले मिनरल, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है ना, रॉक सॉल्ट काला नमक का पत्थर है ना, या पोटाशियम नाइट्रेट है, या कैल्शियम सल्फेट है, ये सारे मिनरल्स हैं। तो इन मिनरल से जो एसिड प्रिपेयर होगा, मोस्ट ऑफ देम जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं, वो मैन मेड होते हैं, आदमी द्वारा निर्मित होता है। वो एसिड हमें मिल रहा है अर्थ क्रस्ट से, जमीन से हमने उन मिनरल को निकाला और निकाल करके उन एसिड, उससे हमने एसिड को प्रिपेयर किया। ऐसे एसिड को कहते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। इन जनरल इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन नहीं होते हैं, इन जनरल। हाँ, कार्बोनिक एसिड एक नाम का एसिड है H2CO3, जिसमें कार्बन होता है, लेकिन इन जनरल इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन नहीं होते हैं, है ना। एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन आवर अर्थ क्रस्ट, वो एसिड जो मिनरल से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, जो हमारे अर्थ में पाए जाने वाले खनिज मिनरल से जो बनाए जा रहे हैं जो एसिड को, उन्हें हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, फिर एग्जांपल भी देखेंगे। ऑर्गेनिक एसिड और एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस, है ना, प्लांट से, एनिमल से जो एसिड मिल रहा है हमें, क्लियर, नेचुरल लिविंग सोर्सेस से मिल रहा है, वैसे एसिड्स को हम लोग कहने वाले हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। और सारे ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन होंगे। हमने कहा इन जनरल इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन नहीं होते। हाँ, कुछ 1-2 एग्जांपल है जहां पे कार्बन भी होगा, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड में, सारे ऑर्गेनिक एसिड में भाई कार्बन होंगे। क्लियर। और ये कहां से ऑब्टेन हो रहे हैं, लिविंग सोर्सेस से, प्लांट से, एनिमल से। देखिए यहां पर क्या डेफिनेशन लिखा हमने, एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कार्बन एसिड, इन्हें हम लोग कार्बन एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि इन सारे एसिड में कार्बन प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स का। यहां पे हमने कुछ एग्जांपल लिखा है इनऑर्गेनिक एसिड का। ये किसके एग्जांपल है, इनऑर्गेनिक एसिड्स के, इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल है, इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल है ना। एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, कौन कौन से एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, एक लिखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फॉर्मूला लिखा गया इसका HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अगर आप देखें इनमें किसी में कार्बन है क्या, सिर्फ कार्बोनिक एसिड छोड़ दिया है H2CO3, बाकी किसी में भी कार्बन नहीं है। HCl में कार्बन नहीं है, HNO3 में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरस एसिड में, फॉस्फोरिक एसिड में, किन्हीं में भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो इन जनरल इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन नहीं होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड में सब कार्बन होते हैं। इन एसिड को हम लोग बना कैसे रहे हैं, मिनरल से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोराइड वाले मिनरल से, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड से बना सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड से बना सकते हैं। नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट से बनाएंगे, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इन नाइट्रेट से बनाएंगे। तो इनऑर्गेनिक एसिड हमें कहां से ऑब्टेन होता है, मिनरल से। देयरफॉर इनऑर्गेनिक एसिड आर आल्सो नोन एज मिनरल एसिड, आल्सो नोन एज मिनरल एसिड्स भी कहते हैं इनको हम लोग, मिनरल एसिड भी कहते हैं, जो जमीन से मिलने वाले खनिज मिनरल से बनाए जाए, है ना। ये जनरली मैनमेड होते हैं, ज्यादातर हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग खुद से प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स। क्लियर। ऑर्गेनिक एसिड का बात करें, ऑर्गेनिक एसिड का बात करें तो यहां पे कुछ एग्जांपल दिए गए भाई, है ना। विनेगर, सिरका जिसको हम लोग कहते हैं, विनेगर से मिलता है हमें एसिटिक एसिड। कर्ड से, दही से मिलता है हमें लैक्टिक एसिड। ऑरेंजेस से मिलता है हमें सिट्रिक एसिड, ऑरेंज हो गया, या लेमन भी ले सकते हैं, या आंवला ले सकते हैं, जो खट्टे फलों में जो पाया जाता है उसे कहते हैं सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट में, है ना। लेमन में भी दिख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ सिट्रिक एसिड। टैमरिंड, इमली से हमें मिलता है टार्टेरिक एसिड, ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। स्टिंग ऑफ एंट, चींटी के डंक में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। भाई एंट को लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में, है ना, हम लोग कहते हैं फॉर्मिका, FORMICA, फॉर्मिका कहते हैं। और चींटी के डंक में मिल रहा है, इसलिए इस एसिड का नाम हो गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका से आ गया फॉर्मिक। एप्पल में, है ना, सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड, टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड।
तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है। ये कहां से मिल रहा है हमें? प्लांट से मिल रहे हैं ज्यादातर। ये ज्यादातर एसिड कहां से मिल रहे हैं हमें? प्लांट से मिल रहे हैं, है ना, या कह सकते हैं लिविंग सोर्सेज से या एनिमल से मिल रहे हैं। एंड के स्टिंग में मिल रहा है हमें, देखो यहाँ पे लिखा गया फॉर्मिक एसिड, एंड के स्टिंग में लेमन से सिट्रिक एसिड, ग्रेप से अंगूर से टार्टेरिक एसिड, या टैमरिन भी लिख सकते हैं हम लोग टार्टेरिक एसिड का सोर्स, टोमेटो से ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर से एसिटिक एसिड, सिरका से, मिल्क से या जो खट्टा मिल्क होता है, या कहते हैं हम लोग कर्ड जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल है ऑर्गेनिक एसिड्स के। कुछ हम लोग कुछ का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो ये होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है ना। अगर हम फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला लिखें HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। फॉर्मिक एसिड हमें मिलता है स्टिंग ऑफ द एंट्स से, क्लियर है ना। ये विनेगर से मिलता है। देख रहे हैं इन सारे एसिड में कार्बन मौजूद है, CH3COOH, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है ना। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिखे, हमें जानना नहीं अपने लेवल पे, लेकिन अगर मैं लिख दूं फिर भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पे यहाँ भी कार्बन है CH3, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ कार्बन है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, क्लियर। तो लैक्टिक एसिड यानी कितने कार्बन हो गए? 1 2 3, आप ऐसे लिख सकते हैं 3 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है भाई? 3 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन है, और क्या है? 3 ऑक्सीजन है, क्लियर है ना। C3H6O3 ये फॉर्मूला है लैक्टिक एसिड का। तो ये जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी हमने ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे हमने कुछ का एग्जाम फॉर्मूला लिखा हमने, तो सब में क्या कॉमन है? सब में कार्बन प्रेजेंट है। तो सारे ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन प्रेजेंट होंगे, है ना। और ये ऑर्गेनिक एसिड हमें कहां से मिल रहे हैं? प्लांट से, एनिमल से, नेचुरल लिविंग सोर्सेज से मिल रहे हैं, इन्हें कहेंगे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड। एंड ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स कंटेन कार्बन, सारे ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन होते हैं, है ना। इनको हम लोग कार्बन एसिड भी कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड में इन जनरल कार्बन नहीं होता है। हाँ, जिसे हमने देखा था कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड में H2CO3 में कार्बन प्रेजेंट था, कार्बोनिक एसिड में कार्बन प्रेजेंट था। लेकिन नॉर्मली जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखा, नाइट्रिक एसिड देखा, सल्फ्यूरिक एसिड देखा, इन सब में कहीं भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, क्लियर। आगे देखिए, हम लोग बात करें, आगे मूव ऑन करें हम लोग। हाँ जी, नेक्स्ट बेसिस है हमारा एसिड क्लासिफिकेशन। अभी पहले हमने क्या देखा? सोर्स के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, कैसे वो एसिड हमें मिला। अगर वो लिविंग सोर्सेस से मिल रहा है, नेचुरल लिविंग सोर्सेस, प्लांट्स एनिमल से मिल रहा है, तो फिर हम लोग कह दे रहे हैं उसको ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल से मिल रहा है तो इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड कह रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड कैन बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एसिड कैन बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। एसिड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड में और वीक एसिड में। किसे कहेंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने कहा था कि जब एसिड को हम पानी में घोलते हैं तो वो आयनाइज हो जाता है, वो टूट जाता है और H+ आयन देता है, डिसोसिएट कर जाता है, आयनाइज कर जाता है, H+ आयन देता है और दूसरा नेगेटिव आयन देता है, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन देता है। H+ आयन पॉजिटिव आयन के तौर पे H+ आयन, और एक नॉन मेटालिक नेगेटिव आयन को एनायनिक स्पीशीज देता है, क्लियर। अब जब ये एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और वो कंप्लीटली आयोनाइज कर दे रहा है, तो ऐसे एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। एसिड्स व्हिच कंप्लीटली आयोनाइजेस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कंप्लीटली आयोनाइज कर देगा। मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, हमने क्या लिखा? मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ज्यादातर इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि सारे स्ट्रॉन्ग एसिड इनऑर्गेनिक एसिड होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो इनऑर्गेनिक ही होगा, क्लियर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो इनऑर्गेनिक ही होगा। किसे कह रहे हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड? दोज एसिड व्हिच कंप्लीटली आयोनाइजेस। अगर सपोज कर लो हमने HCl ले लिया, HCl ले लिया और HCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, पानी में घोल दिया, तो ये HCl कंप्लीटली टूट जाएगा H+ और Cl मैच में, कंप्लीटली आयोनाइजेशन होगा। H+ एक्वस, Cl मैच एक्वस, है ना। ये पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा और आयन में टूट जाएगा। ऐसे एसिड को हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। 100% आयोनाइजेशन कह सकते हैं, है ना। 90% आयोनाइजेशन हो रहा है तो ऐसे एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जनरली, इन जनरल, स्ट्रॉन्ग एसिड के आयोनाइजेशन को लोग सिंगल एरो से भी दिखाते हैं कि भैया जो Cl था वो सब का सब आयोनाइज हो गया H+ और Cl मैच में, क्लियर है ना। वीक एसिड, वीक एसिड यूज होते हैं एसिड व्हिच पार्शियली आयोनाइजेस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक एसिड। वो एसिड जो पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, आधा अधूरा टूट रहा है, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी उसके कुछ पार्ट आयोनाइज हुए, बाकी ऐसे ही इंटैक्ट फॉर्म में रहा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहा, आयन के फॉर्म में नहीं हुआ, है ना। वो आयोनाइज नहीं हुआ। जिसे ज्यादातर ऑर्गेनिक, सारे ऑर्गेनिक, ज्यादा नहीं, सारे ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड होते हैं।
अगर ऑर्गेनिक एसिड है तो भैया वीक होगा। सारे स्ट्रॉन्ग एसिड इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऐसा नहीं कह रहे सारे स्ट्रॉन्ग एसिड इनऑर्गेनिक एसिड कह रहे, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे कि सारे इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग हो गए। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर इनऑर्गेनिक एसिड्स, क्लियर, बट ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बहुत सारे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो भी वीक होते हैं, है ना, है तो इनऑर्गेनिक लेकिन वीक है। यहां पर सारे ऑर्गेनिक एसिड भैया वीक एसिड होंगे, अगर ऑर्गेनिक एसिड है तो वीक एसिड होगा, ये तय हो गया। सारे इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन सारे ऑर्गेनिक एसिड अगर है, अगर वो ऑर्गेनिक एसिड है तो फिर हर हाल में वो वीक एसिड होगा। ऑल ऑर्गेनिक, एग्जांपल क्या हो गया, ऑल ऑर्गेनिक एसिड एंड सम इनऑर्गेनिक एसिड। कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी वीक एसिड होते हैं, जैसे हमने देखा था अभी, एग्जांपल देखा था ना यहां पर इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल में यहाँ पे H2CO3 या ये H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड जो कहते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3 है, तो ये इनऑर्गेनिक लेकिन ये वीक एसिड है। ये H2SO3, ये H2SO3 इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, ये दिख रहा है यहाँ पर आपके सिर में सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है तो ये इनऑर्गेनिक एसिड लेकिन वीक है। तो कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी वीक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है तो भैया हर हाल में वीक ही होगा, सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड के बारे में क्या डेफिनेशन हमने लिखा है, पार्शियली आयोनाइजेस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी आधा अधूरा 5% 10% पार्ट उसका आयोनाइज हुआ, बाकी 90% है ना, 95% पार्ट अनआयोनाइज रहा, ऐसा ही रह गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग, ये है एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड का एग्जांपल कहां देखा था हमने, विनेगर से मिलता है, हमेशा सोर्स क्या है, विनेगर है, और ये एक ऑर्गेनिक एसिड था, हमने कहा सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड, ये वीक एसिड है। तो इसके कुछ पार्ट यहां देखें, एसीटेट आयन और H+ आयन में आयनाइज किया, और एक ये बैकवर्ड एरो क्या बता रहा है, ये फॉरवर्ड एरो बता रहा है भाई कुछ पार्ट आयनाइज हुआ, और ये बैकवर्ड एरो ये बता रहा है कि बाकी ऐसे ही रह गया, अनआयोनाइज रहा। मान लिया अगर हमने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए तो 5 मॉलिक्यूल्स के आयन में टूटे, बाकी 95 मॉलिक्यूल एज इट इज रह गया, आयन में डिसोसिएट नहीं हुआ, मॉलिक्यूल फॉर्म में कंबाइंड फॉर्म में ही रह गया, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहा, टूटा नहीं, इससे आयन में ये टूटा नहीं, बिकॉज डिसोसिएट नहीं किया। ऐसे एसिड को कहते हैं हम लोग वीक एसिड, जो आधा अधूरा टूटेगा, बाकी अनआयोनाइज रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया भाई हमारे क्या क्लासिफिकेशन एसिड ऑफ एसिड का दूसरा तरीका। किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, इस पर स्ट्रेंथ के बेसिस पे, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा पानी में घुलने पे या पार्शियली आयनाइज हो रहा। कंप्लीटली आयनाइज होगा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, पार्शियली आयनाइज होगा वीक एसिड कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन होंगे, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड में जो भी एसिड होंगे वो सारे इनऑर्गेनिक ही होंगे, मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड में कौन होंगे, सारे ऑर्गेनिक एसिड, जो भी ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक एसिड होगा। कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी है जो वीक होते हैं, जैसे अभी हमने देखा सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे वीक एसिड है। क्लियर? तो आगे बढ़े हम लोग, मूव करें नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, ये एक एक्टिविटी है जो कि हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को समझने के लिए कर रहे हैं। यहां देखें, इस वाले में ये वीक एसिड का सॉल्यूशन है ना, इससे हमने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया और इस सॉल्यूशन को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया होगा। वीक एसिड क्या लिया गया, एसिटिक एसिड CH3COOH। अब CH3COOH क्योंकि ये पार्शियली आयनाइज हो रहा था, सपोज कर लो 100 मॉलिक्यूल्स हमारे पास एसिटिक एसिड के थे, तो उसमें से 5 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुए एसिटेट आयन में, CH3COO मास में और H+ में, है ना। तो यहाँ पे आयंस का नंबर कम बना, CH3COO मास H+, CH3COO मास H+, यहाँ पे कम आयन बने। अब अगर हमने HCl लिया और HCl को जब हमने आयनाइज किया, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने कहा था क्या स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज करेगा, तो जब हमने HCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो 90%, 95%, 100% HCl के एटम्स, HCl का मॉलिक्यूल आयनाइज हो गया H+ आयन और Cl मास आयन में। तो यहां पर अगर 100 मॉलिक्यूल HCl और 100 का 100% आयनाइज हो गया तो 100 H+ 100 Cl मास बने, ज्यादा H+ और Cl मास बने, यहाँ पे ज्यादा H+ और Cl मास बना। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ H+ Cl मास इस सॉल्यूशन में ज्यादा है, HCl वाले सॉल्यूशन में। यहाँ पे आयन का नंबर कम है, CH3COO मास H+, CH3COO माइनस H+, यहाँ पे आयन का नंबर कम है। कम आयन बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर रहा है, आयन। अगर आयन ज्यादा होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा तो ये जो बल्ब जलेगा ज्यादा ब्राइट लाइट से जलेगा, दिख रहा है यहाँ पे ज्यादा ब्राइट लाइट से जल रहा है। जबकि यहां पर क्योंकि एसिड वीक है तो वहां पे कम नंबर ऑफ आयन बने, कम नंबर ऑफ आयन बना, तो यहां पर आयंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट हुआ, तो ये जो बल्ब जल रहा वो कम ब्राइटली जल रहा है, कह सकते हैं डीम जल रहा है, लेस ब्राइट, वो कम लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ना। इसका ब्राइटनेस कम है, इसका ब्राइटनेस ज्यादा है, क्लियर है ना। तो ये ज्यादा ग्लो कर रहा है ये बल्ब, ये कम ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कहा था हमने,
कंप्लीटली आयनाइज करेगा। कंप्लीटली आयनाइज करेगा तो ज्यादा आयंस होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ये बल्ब ज्यादा ब्राइट लाइट से ज्यादा ग्लो कर रहा होगा। और यहां पर क्योंकि हमने वीक एसिड का सॉल्यूशन लिया, हमने कहा था कि एसिड के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यहां लिखा गया ओनली फ्यू आयंस, यहां लॉट्स ऑफ आयंस है, तो कम आयन होने की वजह से कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, तो ये जो बल्ब है वो कम ग्लो कर रहा है, कम ब्राइट के साथ जल रहा है, क्या ब्राइटनेस कम है इस लाइट का, इस बल्ब का। तो ये एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि वीक एसिड के सॉल्यूशन से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कराएंगे और उससे एक बल्ब को कनेक्ट कर देंगे सॉल्यूशन से, तो वो डीम लाइट के साथ या उसका जो ब्राइटनेस होगा वो कम होगा। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन से बल्ब को जब हम लोग बल्ब को जलाएंगे तो वो क्या देखेंगे, वो ज्यादा ग्लो कर रहा होगा, ज्यादा ब्राइट लाइट के साथ वो जल रहा होगा। क्लियर? तो ये एक एक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को लेकर के। एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेसिस है क्लासिफिकेशन का, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, या इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग बेसिसिटी। एसिड गैस में कहेंगे बेसिसिटी। एक हमने क्या कहा था अभी, डेफिनेशन क्या दिया था एसिड का, एसिड विच कैन एसिड आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड H प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एसिड क्या है? एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस आयन देंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम लोग कहेंगे एसिड। जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देता है उसे हम लोग कहते हैं एसिड। अब पर मॉलिक्यूल वो एसिड कितना H प्लस आयन दे रहा है, उस बेसिस पे हम लोग एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड? एक एसिड कितना H प्लस आयन दे रहा है पर मॉलिक्यूल, वही कहलाएगा उस एसिड का बेसिसिटी। क्लियर? इसमें एक है हमारे पास, फर्स्ट हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, मोनोबेसिक एसिड। हम एसिड को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, किस बेसिस पर कि उस एसिड का पर मॉलिक्यूल से हम कितना H प्लस आयन हमें मिल रहा है। अगर उस एसिड से पर मॉलिक्यूल से सिंगल H प्लस आयन मिल रहा है तो ऐसे एसिड को कहेंगे हम लोग मोनोबेसिक एसिड। हम कहेंगे उसकी बेसिसिटी 1 है। एसिड गैस में बात करते हैं बेसिसिटी का, जब हम लोग बेस के बारे में बात करेंगे तो वहां कहेंगे एसिडिटी, यहां कहेंगे बेसिसिटी। एक एसिड कितना H प्लस आयन दे रहा है वो उस एसिड का बेसिसिटी कहलाएगा। जैसे कि मोनोबेसिक एसिड, या इसी को हम लोग मोनोप्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं, है ना। उसको मोनोबेसिक कह दो यानी एक H प्लस आयन देने वाला एसिड, या मोनोप्रोटिक यानी एक H प्लस, वही उसी को वही डेफिनेशन कह रहे हैं भाई, एक H प्लस आयन दे रहा है उसको मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक एसिड कह सकते हैं। अगर कोई एसिड का पर मॉलिक्यूल से हमें 2 H प्लस आयन मिल रहा है तो उसे कह देंगे डाइबेसिक एसिड या डाइप्रोटिक एसिड कह सकते हैं। अगर किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद पर मॉलिक्यूल 3H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, वो 3H प्लस आयन दे रहा है, तो हम ऐसे कहेंगे, ऐसे एसिड को कहेंगे ट्राइबेसिक एसिड या ट्राइप्रोटिक एसिड, है ना। तो यहां देखिए हम लोग, तो यहां हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन यानी कि बेसिसिटी के बेसिस पे हम एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं मोनोबेसिक एसिड। मोनो मींस क्या होता है? मोनो मींस होता है सिंगल, एक। मोनोबेसिक एसिड या हम लोग मोनोप्रोटिक एसिड भी कहते हैं। एसिड्स विच प्रोवाइड सिंगल H प्लस आयन, एक ही H प्लस आयन देता हो, सिंगल H प्लस आयन देता हो पर मॉलिक्यूल, उसे कहेंगे हम लोग मोनोबेसिक एसिड। एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिखा गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, CH3COOH इसका नाम था एसिटिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सिंगल H प्लस आयन मिल रहा है, सिंगल H प्लस आयन मिल रहा है पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से एक H प्लस आयन मिल रहा है। ऐसे एसिड क्या कहलाएंगे? मोनोबेसिक एसिड कहलाएंगे। सिमिलरली डाइबेसिक एसिड, डाई मींस हो गया भाई 2, ऐसे एसिड्स जो पर मॉलिक्यूल 2H प्लस आयन देगा, पर मॉलिक्यूल 2H प्लस आयन देगा, उसे कहेंगे नो डाइबेसिक। डाई मींस हो गया 2, है ना, डाइबेसिक एसिड कहलाएंगे, उसकी बेसिसिटी 2 है ना। जैसे कि यहां पे एग्जांपल के तौर पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। यहां पे क्या दिख रहा है भाई, ये जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो 2H प्लस आयन दिया, है ना। कार्बोनिक एसिड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, H2O में डिसॉल्व किया, H2O में डिसॉल्व किया, तो यहां पे 2H प्लस आयन दे रहा है पर मॉलिक्यूल। यहां पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो ये डाइबेसिक एसिड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक और ले सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ये फॉर्मूला होता है बाबू ऑक्सैलिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड एक वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, टोमेटो उसका टमाटर से हमें मिलता ही है। जब इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये COO माइनस, इसके H प्लस आयन निकल जाएंगे, इसके भी H, इसके भी H, यानी एक मॉलिक्यूल जो कितने H प्लस निकले भाई, 2H प्लस निकले, तो ये डाइबेसिक एसिड है।
ऑक्सैलिक एसिड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डाइबेसिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में याद रख सकते हैं डाइबेसिक एसिड है ना। और इनऑर्गेनिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये सारे क्या है, डाइबेसिक एसिड है। किसे कहेंगे हम लोग डाइबेसिक एसिड? एक ऐसा एसिड जिसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो उसके एक मॉलिक्यूल से 2 H+ आयन मिलेगा, उसकी बेसिसिटी 2 होगी। ऐसे एसिड को हम लोग डाइबेसिक या डाइप्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं, डाइप्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं ना। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है भाई ट्राइबेसिक एसिड। ट्राई मींस होता 3, तो ऐसे एसिड जिसके पर मॉलिक्यूल हमें 3 H+ आयन मिल रहे हैं, तो ऐसे एसिड को हम लोग कहेंगे ट्राइबेसिक एसिड या ट्राइप्रोटिक एसिड। जिस एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने पे 3 H+ आयन दे रहा है पर मॉलिक्यूल, उसे कहेंगे हम लोग ट्राइबेसिक एसिड। यहां देखिए H3PO4, H3PO4 इसका नाम था फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, यहां कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं? फॉस्फोरिक एसिड में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ट्राइबेसिक एसिड। 3 H+ आयन और फॉस्फेट आयन मिल गया, क्लियर। तो ये कितना H+ आयन दे रहा है पर मॉलिक्यूल? 3 H+ आयन दे रहा है, देयरफॉर इट इज नोन एज ट्राइबेसिक एसिड। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड ट्राइबेसिक एसिड का एग्जांपल हो जाएगा, जो 3 H+ आयन दे रहा है। अगर ऑर्गेनिक एसिड में कोई पूछ ले भाई, ऑर्गेनिक एसिड में कोई ट्राइबेसिक एसिड का एग्जांपल पूछ ले, तो आप उसमें लिख सकते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमने पढ़ा था ना, खट्टे फलों में पाया था, सिट्रस फ्रूट्स में। इसका फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगा। इसमें 3 COOH ग्रुप होते हैं। जैसे ऑक्सैलिक एसिड में 2 COOH ग्रुप थे, ये COOH COOH, तो 2 H+ आयन मिले थे। सिट्रिक एसिड में 3 COOH ग्रुप होते हैं और इसीलिए 3 H+ आयन देगा। तो ये ऑर्गेनिक एसिड में ट्राइबेसिक एसिड का एग्जांपल हो गया। फॉस्फोरिक एसिड तो भाई इनऑर्गेनिक एसिड था ना, तो इनऑर्गेनिक एसिड में अगर ट्राइबेसिक एसिड का एग्जांपल होगा तो ये फॉस्फोरिक एसिड। और अगर ऑर्गेनिक एसिड में अगर आपको ट्राइबेसिक एसिड का एग्जांपल देखना है तो वो है सिट्रिक एसिड। तो इस तरह से हमने एसिड को क्लासिफाई कर लिया है। कौन कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया है, एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं। हाँ जी, कौन कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया? एक किया भाई सोर्स के बेसिस पे। पहले सबसे पहले हमने बताया कि एसिड है क्या, दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जिस सब्सटेंस को पानी पे घुलने पे H+ आयन दिया देगा जो सब्सटेंस, उसे हम लोग एसिड कहेंगे। अब एसिड को हमने क्लासिफाई किया है अलग अलग तरीके से, बांटा है एसिड को, क्लासिफाई किया, वर्गीकरण किया उसका। एक किया है हमने किस बेसिस पर, एक किया हमने उसके ओरिजिन सोर्स के बेसिस पर भी, वो एसिड हमें मिल कहाँ से रहा है। अगर हमें वो लिविंग सोर्सेज से मिल रहा है तो उसे हम लोग कह रहे हैं, और उस एसिड में कार्बन है ना, तो वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाएंगे। अगर वो हम उसे अर्थ क्रस्ट से किसी मिलने वाले मिनरल से बना रहे हैं तो मिनरल से मैनमेड है, मिनरल से मिला, जो अर्थ जमीन से जो मिनरल्स मिले उससे हमने उस एसिड को मैन्युफैक्चर किया, प्रिपेयर किया, वो कहलाएंगे इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। तो एसिड को हमने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड किसको कहेंगे? एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। वो एसिड जो मिनरल से मिलेगा उसे कहेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड। एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस, लिविंग सोर्सेस से जो एसिड मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से। और इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग कार्बन एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन होंगे, सारे ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन होंगे। कार्बन है तो ऑर्गेनिक एसिड होंगे, है ना, ज्यादा चांस है। हाँ, इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन जनरली नहीं होंगे, है ना, उसकी जो एक्सेप्शन है देख लेते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं। जैसे यहीं पे हमने देखा था, ये इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल था, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इन सब में कहीं भी कार्बन है क्या? सिवाय सिर्फ कार्बोनिक एसिड छोड़ दिया है, यहां पर कार्बन है। तो इन जनरल इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन नहीं होते, ऑर्गेनिक एसिड में हर हाल में कार्बन होंगे। ऑर्गेनिक एसिड है तो कार्बन तो होना ही होना है। हाँ, सारे कार्बन के एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, जैसे यहाँ कार्बोनिक एसिड है, कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है बल्कि इनऑर्गेनिक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक का हमने देखा है भाई, कुछ एग्जांपल, कुछ सोर्स देखा हमने कहां से ये मिलता है भाई। ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल एसिटिक एसिड विनेगर से मिलता है, लैक्टिक एसिड हमें दही से मिलता है, सिट्रिक एसिड ऑरेंजेस से मिलते हैं, सिट्रिक एसिड लेमन से मिलते हैं, खट्टे फलों से मिलते हैं सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड हमें टिमारिन से मिलता है, फॉर्मिक एसिड हमें कहां पे प्रेजेंट होता है? स्टिंग ऑफ द एंट, चींटी के डंक में, मैलिक एसिड एप्पल में, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में। क्लियर? तो अब आगे बढ़े हम लोग। फिर हमने क्या आता है क्लासिफिकेशन कैसे किया था? स्ट्रेंथ के बेसिस पे, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है।
जो एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज करेगा, पानी में घुलने पे 100% आयोनाइज करेगा, उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड पार्शियली आयोनाइज करेगा, आधा अधूरा टूटेगा, मान ले भाई हमने 100 मॉलिक्यूल लिए तो 5 मॉलिक्यूल टूटे, उसके आयोनाइज हुए, 5 मॉलिक्यूल CH3 COO माइनस और H+ में टूटा, बाकी एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल 95 मॉलिक्यूल एज इट इज रह गए, ऐसे एसिड को हम लोग कहेंगे वीक एसिड, है ना। फिर हमने एक एक्टिविटी किया भाई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग, इससे हमने कहा था एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों? क्योंकि उसमें होते हैं आयंस, फ्री आयंस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और वो बल्ब को ज्यादा ब्राइटली जलाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस वहां पे ज्यादा होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज करता है। जब हम वीक एसिड के साथ वही एक्टिविटी रिपीट करेंगे तो जो बल्ब जलेगा वो लेस ब्राइटली जलेगा, है ना, वो बल्ब डीम जलेगा, हल्के रोशनी के साथ जलेगा। इसके पीछे रीजन ये होगा क्योंकि वीक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करता, तो वहां पे कम आयंस बनेंगे, कम आयंस बनेंगे तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, और इसी के वजह से यहाँ पर जो बल्ब होगा वो कम ग्लो करेगा। फिर हमने बात किया था एसिड के क्लासिफिकेशन बेसिसिटी के बेसिस पे। क्या होता है बेसिसिटी? हमने कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो H+ आयन देता है। अब जो एसिड कितना H+ आयन दे रहा है पर मॉलिक्यूल, उसके बेसिस पे हमने एसिड को क्लासिफाई कर लिया था। मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। मोनो मीन्स हो गया एक, ऐसा एसिड जो एक ही H+ आयन देगा पानी में घुलने पे, वो मोनोबेसिक एसिड कहलाएगा। ऐसा एसिड जो पानी में घुलने पे 2 H+ आयन देगा पर मॉलिक्यूल, वो डाई बेसिक एसिड कहलाएंगे। ऐसे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने पे पर मॉलिक्यूल 3 H+ आयन देंगे, वो कहलाएंगे ट्राई बेसिक एसिड, या इसको हम लोग मोनोप्रोटिक, डाईप्रोटिक या ट्राईप्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं, मोनोबेसिक, डाईबेसिक, ट्राईबेसिक के जगह पे, है ना। एग्जांपल देखा था हमने भाई HCl मोनोबेसिक, एक वाटर में डिसॉल्व किया तो एक ही H+ आयन दिया था। एसिडिक एसिड मोनोबेसिक है, एक ही H+ आयन दे रहा पर मॉलिक्यूल। डाईबेसिक में सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, है ना, या देखिए इसको वाटर में डिसॉल्व किया 2 H+ आयन दिया, 2 H+ आयन दिया। ऑक्सैलिक एसिड 2 H+ आयन दिया, तो ये सारे डाईबेसिक हो जाएंगे। ट्राईबेसिक में हमने देख लिया भाई फॉस्फोरिक एसिड, है ना, फॉस्फोरिक एसिड भाई यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 H+ आयन दिया पर मॉलिक्यूल, तो ट्राईबेसिक एसिड हो जाएगा। सिट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है, वहां पे 3 COOH ग्रुप होते हैं तो 3 H+ आयन देगा। सिट्रिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड में ट्राईबेसिक एसिड का एग्जांपल हो जाएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे एसिड का, है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे अब हम लोग एसिड का। पहला रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, रिएक्शन विद मेटल, है ना, रिएक्शन विद मेटल। फर्स्ट वाले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, कौन सा रिएक्शन था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस समझ लिए वही रिएक्शन होने वाला है यहां पर। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं एसिड का मेटल के साथ। जब हम किसी मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर। जब हम किसी मेटल को रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो फॉर्मेशन होगा सॉल्ट का, कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट का, और इवोल्यूशन होगा, लिबरेशन होगा किसका? हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस का। ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या बोल रहे हैं? मेटल जो होगा, हमने कहा था ना एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, वो H+ आयन देता है। तो मेटल क्या करेगा? एसिड के हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस बना के डिस्प्लेस कर देगा, यानी मेटल आएगा और एसिड से उसका हाइड्रोजन को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, रिएक्शन है। तो यानी कि जब हम लोग मेटल का रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, है ना। देखिए यहाँ पर सपोज कर ले, हम लोग ले लें यहाँ पर कोई भी मेटल, सपोज कर ले हमने ले लिया इस मेटल के तौर पे जिंक, और एसिड के तौर पे ले लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ले लिया हमने? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, डाइल्यूट मतलब वो एसिड जिसमें खूब सारा पानी मिला हुआ है, वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, एसिड बहुत कम है, ऐसे एसिड को कहते हैं हम लोग डाइल्यूट एसिड। और कंसंट्रेटेड एसिड, ये टर्म हम लोग थोड़ा सा डिस्कस नहीं किए थे, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, छोटा सा डेफिनेशन में बता लेते हैं हम लोग, डिस्कस कर लेते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है? वो एसिड जिसमें पानी बहुत सारा हो, एसिड का अमाउंट बहुत कम हो, उससे एसिड को हम लोग कहेंगे डाइल्यूट एसिड। जिसमें एसिड का कंटेंट बहुत ज्यादा हो, पानी कम हो, ऐसे एसिड को कहते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड, है ना। एसिड बहुत ज्यादा है ना, उसमें पानी बहुत कम है, तो उसे कह देंगे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड। 99%, 90%, 50%, 60% अगर एसिड है, बाकी पानी है, तो ऐसे एसिड को कहेंगे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड। अब मान ले भाई 90% पानी है, एसिड 10% है, तो ऐसे एसिड को कहेंगे हम लोग डाइल्यूट एसिड। अगर भाई अगर एसिड में हम पानी ऐड कर देंगे
तो वो डाइल्यूट कर देंगे उसे, तो उसी कहते हैं डाइल्यूट एसिड, है ना। और हमें यहाँ पर एक प्रिकॉशन रखना होता है जब हम एसिड का डाइल्यूशन कर रहे होते हैं। वो प्रिकॉशन क्या कर रखना होता है कि जब भी हम एसिड को पानी के साथ मिक्स करके डाइल्यूट करना चाह रहे हैं तो हम पानी को एसिड में नहीं डालेंगे, है ना। वाटर शुड नॉट बी एडेड इनटू द एसिड, है ना। एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, एसिड को डालेंगे हम पानी में। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप पानी को सीधा एसिड के कंटेनर में डालेंगे ना, तो पानी को एसिड के साथ मिलाना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पढ़ा था ना हमने एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पे हीट रिलीज करता है। तो अगर एक एसिड का भरा हुआ कंटेनर है उसमें हम पानी ऐड करेंगे तो वो जैसे ही वाटर इसके कांटेक्ट में आएगा एसिड का, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और इसके वजह से सम ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ एसिड कैन बी स्प्लैश आउट। और अगर वो एसिड स्ट्रांग रहा तो क्या होगा? इट कैन बर्न आवर स्किन, मेरे स्किन को जला देगा, क्योंकि हमने कहा था ना स्ट्रांग एसिड कोरोसिव नेचर का होता है। तो यही होता है डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। यहाँ पे पानी ज्यादा है, एसिड कम है, डाइल्यूट एसिड। एसिड ज्यादा है, पानी कम है, कंसंट्रेटेड एसिड है। जब हमें एसिड का डाइल्यूशन करना होता है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड मतलब एसिड में पानी मिक्स कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या प्रिकॉशन रखना होता है? हमें इस प्रिकॉशन ये रखना होता है कि हम एसिड के कंटेनर में पानी को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि एसिड को डालेंगे पानी के कंटेनर में। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि भाई अगर जब हम एसिड और पानी को मिलाना है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर आप एसिड के कंटेनर में पानी डालेंगे तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सम ऑफ द एसिड का जो ड्रॉप होगा वो बाहर आ सकता है, स्प्रेस आउट कर सकता है, एंड इट कैन बर्न योर स्किन। तो जब भी आप डाइल्यूशन करेंगे एसिड का, तो आप एसिड के कंटेनर को, है ना, एसिड के कंटेनर को उठाएंगे और उसको पानी वाले कंटेनर में डालेंगे, और उसको साथ साथ स्टीयर भी करते रहेंगे, उसको मिक्स भी करते रहेंगे। इसलिए मिक्स करते रहेंगे कि भाई एसिड ऊपर में जमा ना हो जाए, फिर वही बात हो जाएगी, तो वो एसिड उस पानी में मिक्स भी होता रहेगा, है ना। एनीवे, तो अभी फिलहाल हम लोग आते हैं वापस से अपने पॉइंट पे कि जब हम एसिड का रिएक्शन कर रहे हैं मेटल के साथ तो क्या हो रहा है। तो जो हमने बताया कि जब मेटल को रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना, मेटल क्या करेगा? एसिड का हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। देखिए यहां पर सपोज कर हमने मेटल के तौर पे ले लिया जिंक और एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और जब रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, क्या देखा हमने? बन गया जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस निकल गया H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस हुआ? हाइड्रोजन गैस। ये जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन गया, सॉल्ट बन गया, जिंक सल्फेट सॉल्ट बन गया, और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो गया, है ना। कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? ऐसा नहीं हो रहा है कि जिंक आ रहा है और ये हाइड्रोजन को हटा करके खुद जाके सल्फेट से जुड़ गया, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही तो पढ़ा था हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, कि जब जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बन जाएगा? तो क्या होता था कि जिंक आकर के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद जाके जुड़ गया, तो है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन निकला यहां पर हाइड्रोजन गैस। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, पहले यहां समझ ले फिर से। पहला रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल। जब हम किसी मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा सॉल्ट, और साथ में लिबरेट करेगा कौन सा गैस इवोल्यूशन होगा? हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मेटल के तौर पे लिया जिंक, एसिड के तौर पे ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड। जब इनके बीच में रिएक्शन हुआ तो जिंक ने आकर के सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन को हटा करके खुद बना लिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, सॉल्ट बन गया ये सॉल्ट। और किसको डिस्प्लेस किया? भाई हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे लिबरेट हो गया हाइड्रोजन गैस। है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? हाँ भाई है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस पे हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या एक्टिविटी कर सकते हैं वो देख लीजिए। क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? जैसे भाई हमने ले लिया एक टेस्ट ट्यूब, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ था, इसमें था डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। हमने बाहर से इसमें ऐड कर दिया जिंक। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हमने जैसे ऐड किया, जैसे ही हमने जिंक के टुकड़े इसमें ऐड किए, यहां पे हमें बबल्स बनता हुआ दिखाई देना शुरू हो गया। क्या बनना शुरू हो गया? बबल्स बनना शुरू हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल रहा था तो इसलिए बबल्स बनेंगे। और ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है। इसको कंफर्मेशन के लिए हम लोग एक लाइटेंड कैंडल को, जलता हुआ कैंडल को लेके गए। जैसे ही जलता हुआ कैंडल को लेके जाएंगे, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन गैस हाईली इन्फ्लामेबल है, तुरंत में आग पकड़ता है, तुरंत में जल जाता है वो। तो जो ये हाइड्रोजन गैस हल्का हल्का निकल रहा है वो इस कैंडल से जल करके वो तुरंत में, है ना, वो पॉपिंग साउंड सुनाई देगा। क्या हुआ यहाँ पे, है ना, स्मोक्स बनेंगे, धुएं बनेंगे। हाइड्रोजन गैस जलेगा, जब जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो जलता हुआ कैंडल से तुरंत में जल जाएगा और पॉपिंग साउंड सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? पॉपिंग साउंड सुनाई देगा, फट फट आवाज आएगी, क्योंकि वो
जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है वो जलेगा इस कैंडल से, है ना, फट 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 की आवाज आएगी, है ना, और वहां धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये कंफर्म करेगा कि भाई यहां पर जो गैस निकल रहा है वो गैस हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कंफर्मेशन के लिए हम लोग ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि डाइल्यूट एसिड के सॉल्यूशन पे हमने जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे टुकड़े हमने डाल दिया इधर, और जैसे ही हमने इसमें डाला तो हमें क्या हुआ, छोटे छोटे यहाँ पे क्या हुआ, बबल्स, बहुत सारे बबल्स बनते हुए दिखाई दिए। और वो बबल्स जो बन रहा है क्यों बना, क्योंकि वहां पे गैस का लिबरेशन हुआ, हाइड्रोजन गैस का। और ये कंफर्मेशन के लिए कि भाई लिबरेशन हाइड्रोजन गैस का ही हुआ है, हम वहां पर एक जलता हुआ कैंडल लेके जाए, है ना। जैसे ही जलता हुआ कैंडल लेके जाएंगे तो वहां पे वो पॉपिंग साउंड सुनाई देगा, फट फट की आवाजें आएगी और धुआं बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन तुरंत तुरंत में जलेगा, जो इवॉल्व, जो बाहर निकल रहा था, जो इवॉल्व हो रहा था। क्लियर? तो ये एक एक्टिविटी कर सकते हैं हम लोग उस वाले रिएक्शन से जहां पे हमने देखा था कि जब एसिड का हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं मेटल के साथ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस। हम लोग आगे बात करेंगे बेस क्या होता है उसके बारे में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, है ना। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी। क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी। ये रिएक्शन बेस वाले रिएक्शन में भी बता देंगे, तो वहां पे जब बेस पढ़ लेंगे तो और अच्छे से बता देंगे। जब एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ होता है, जब एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ होगा तो फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा बाबू? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। HCl, जैसे फॉर एग्जांपल HCl में, एसिड में हम लोग लेते हैं HCl एग्जांपल के तौर पे। और बेस, बेस किसे कहते हैं? जो OH मैस आयन देता है। हम लोग डेफिनेशन देखेंगे अभी बेस का, उसके बाद, है ना। OH बेस किसे कहते हैं? जो OH मैस आयन, इसमें OH होगा उसे कहेंगे हम लोग बेस। जैसे हम लोग बेस के तौर पे ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, देगा ये है इसमें OH, तो देगा ये OH मैस आयन, तो ये कहलाएगा बेस। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो समझ लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट के जैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, है ना। हाइड्रोजन है इसका OH, यहाँ पे Na और Cl एक दूसरे को डिस्प्लेस कर लिया, यहाँ बन गया NaCl, और इसका H और इसका OH मिलके बन गया H2O, बन गया सॉल्ट। NaCl एक सॉल्ट हो गया और बन गया वाटर H2O। जब भी एसिड को मिलाएंगे बेस के साथ तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है बेस, बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिड, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, है ना। तो इसे कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है? जब एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। एक पॉइंट और याद रखना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन is an example of एक्सोथर्मिक रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है ना। तो क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? जब एसिड को हम मिलाते हैं बेस के साथ तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, और इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है? बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। जब एसिड और बेस मिलेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। हम लोग बेस को डिफाइन कर लेंगे और फिर बेस रिएक्शन में वापस इस रिएक्शन को दोबारा बता देंगे ज्यादा बेहतर तरीके से। तो एक नेक्स्ट रिएक्शन हो गया हमारा क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी साथ रिएक्शन बेस के साथ रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, तो क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। नेक्स्ट बात करें हम लोग थर्ड रिएक्शन का। थर्ड रिएक्शन का रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, है ना। एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं हम लोग? ऑक्साइड। मालूम है आपको ऑक्साइड? ऑक्साइड किसे कहते हैं? हम थोड़ा सा अलग से बॉक्स बना के देख लें हम लोग, थोड़ा सा ऑक्साइड के बारे में जान जाए। ऑक्साइड किसे कहते हैं, है ना? बाइनरी कंपाउंड। ऐसा बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड मतलब वैसा कंपाउंड जो दो एलिमेंट से बना हो, है ना, इन विच, जिसमें वन एलिमेंट इज ऑक्सीजन। वो बाइनरी कंपाउंड, यानी कि बाइनरी कंपाउंड कहते हैं, बाई मतलब क्या होता है? दो। वैसा कंपाउंड जो कि दो एलिमेंट से बना है उसे कहते हैं हम लोग बाइनरी कंपाउंड। और उसमें से एक एलिमेंट क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, उसे कहेंगे हम लोग ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, Na2O, दो एलिमेंट से बना, सोडियम और ऑक्सीजन, इसमें से एक एलिमेंट क्या? ऑक्सीजन है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से बना, इसमें एक एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन है ना। कार्बन डाइऑक्साइड,
दो एलिमेंट से बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से, इसमें एक एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे क्या है, ऑक्साइड्स हैं। अब याद रखना एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट, क्या याद रख लेना, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, अगर मेटल जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, मेटल ऑक्साइड है, तो वो अक्सर जनरली बेसिक होते हैं, अक्सर बेसिक होते हैं, जनरली, हमेशा होंगे ऐसे जरूरी नहीं है, हमने कहा जनरली बेसिक होते हैं। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं अक्सर एसिडिक होते हैं, ये याद रख लेना पॉइंट फिलहाल के लिए। बाकी हम लोग मेटल नॉन मेटल के बारे में, मेटल नॉन मेटल जब पढ़ेंगे चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो वहां पे हम लोग बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी ये याद रख लेना, ऑक्साइड कहते हैं किसको है, जब ऐसा बाइनरी कंपाउंड, दो एलिमेंट का कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन होगा, उसे कह देंगे ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जब भी किसी एक एलिमेंट को ऑक्सीजन से कंबाइन कर देंगे तो वो कहलाएगा ऑक्साइड। अब अगर वो एलिमेंट मेटल है तो कहलाएगा मेटल ऑक्साइड, वो अगर नॉन मेटल है तो कहलाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड अक्सर बेसिक होते हैं, अक्सर बेसिक होते हैं, हमेशा होंगे ऐसे जरूरी नहीं है ना। बाकी हम लोग मेटल नॉन मेटल में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक होंगे, जनरली एसिडिक होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दे, रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ है। हमने क्या कहा, मेटल ऑक्साइड किस तरह से बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। अभी इससे पहले हम लोग रिएक्शन देखे थे एसिड का बेस के साथ, देखो तो क्या हुआ था, एसिड का रिएक्शन देखे थे बेस के साथ, तो एसिड और बेस को मिला क्या बना था, सॉल्ट प्लस वाटर। और क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करेगा, तो एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ करो तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, तो वही बनना है यहां भी। जब भी किसी एसिड का रिएक्शन करोगे मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, सॉरी, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये भी एक तरह से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा सेम है, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड को मिलाएंगे बेस के साथ, क्योंकि मेटल ऑक्साइड है वो किस तरह से बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है, तो एसिड और बेस मिलेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल ऑक्साइड के तौर पे ले लिया सोडियम ऑक्साइड, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, बन गया सॉल्ट NaCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, हम लोग यहाँ 2 लगा लेते हैं, यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, प्लस H2O, हो गया बैलेंस रिएक्शन, बन गया सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ले लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मेटल ऑक्साइड मान ले कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम एक मेटल है, उसका ऑक्सीजन से मिला दिए मेटल ऑक्साइड, तो क्या बन गया, सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O बन गया। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, कोई कोफिशिएंट लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। हाँ जी, CaSO4 और H2O बन गया सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये एक और एग्जांपल हो गया इसका, एसिड का रिएक्शन किसी साथ, एक और रिएक्शन हो गया एसिड का किसी साथ मेटल ऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। जब हम एसिड को रिएक्ट कराएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ, किसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड, जब कोई मेटल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहेगा उसे मेटल ऑक्साइड कहेंगे। और मेटल ऑक्साइड अक्सर बेसिक नेचर के होते हैं, और हमने इससे पहले भी रिएक्शन पढ़ाया था, जब एसिड और बेस को मिलाओगे तो बनेगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्योंकि मेटल का ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव कर रहा है और उसका एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये एग्जांपल हो गए कुछ रिएक्शन इसके, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने रिएक्शन कर दिया सोडियम ऑक्साइड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कर दिया हमने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट ग्लास रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, फोर्थ रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, या इसी को बाइकार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ, है ना। फिर से यहां पे ध्यान देख ले हम लोग, कार्बोनेट कहते हैं किसको है भाई, कार्बोनेट हम लोग कहते थे CO3 को, और बाइकार्बोनेट या इसी को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, HCO3 को, है ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है इसलिए इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो बाइकार्बोनेट को। अब जब इसको हम किसी मेटल के साथ जोड़ दें तो कहलाएगा मेटल कार्बोनेट। सोडियम से जोड़ दिए सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम से जोड़ दिए कैल्शियम कार्बोनेट, ना मेटल कार्बोनेट में एग्जांपल हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट,
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो ये मेटल कार्बोनेट कहलाएंगे। M मतलब यहाँ स्टैंड कर रहा है मेटल। बाइकार्बोनेट MHCO3, है ना। जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल के तौर पे हमने सोडियम ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। मेटल के साथ HCO3 जुड़ा हुआ है तो HCO3 को कहते हैं हम लोग बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो इन्हीं के साथ रिएक्शन करना है हमें, किसके साथ रिएक्शन करना है, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ। देखिए हमें क्या क्या होता है जब हम एसिड का रिएक्शन करेंगे। जब हम एसिड का रिएक्शन करेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल बाइकार्बोनेट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के साथ एक जैसे प्रोडक्ट होंगे, क्या बनेगा, सॉल्ट। फिर से सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ये होगा रिएक्शन। एसिड का जब रिएक्शन करेंगे आप मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, और कौन सा गैस निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। ये याद रखना है हमने, कौन सा गैस निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। देखिए यहां पर एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कोई एसिड ले लेते हैं, सपोज कर ले हमने फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। मेटल कार्बोनेट में मान ले हम लोग सोडियम कार्बोनेट ले लें या कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, क्या बन जाएगा, NaCl, है ना। क्योंकि यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट लगा हुआ, तो पहले बैलेंस करने के लिए, अच्छा बाद में बैलेंस कर लेते हैं हम लोग इसको। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, NaCl बन गया, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और साथ में बन जाएगा CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा, CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा, है ना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भाई 2 सोडियम है तो हमें यहाँ पर 2 लगाना होगा, कोफिशिएंट 2 क्लोरीन हो गया तो यहाँ भी कोफिशिएंट 2 लगाना होगा, 2 हाइड्रोजन, है ना। CO2 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ये कार्बन और 2 ऑक्सीजन, और 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया रिएक्शन। क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो जब हम एसिड का रिएक्शन कराएंगे किसी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि भाई अगर हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, फिर से मेटल कार्बोनेट ही ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम और सल्फेट जुड़ गया, प्लस H2O प्लस CO2 गैस बन गया, CO2 गैस लिबरेट हो गया, है ना। हाँ भाई, बाइकार्बोनेट से करना चाहते हैं, फिर से ले लो तुमको एसिड, फिर से ले लिए हम लोग HCl एसिड, बाइकार्बोनेट में ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, दोनों के बीच में रिएक्शन कर लिया, है ना। मान लिया हम लोग यहाँ पे HCl बार बार लिया हमने, इस बार सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, H2SO4 ले लिया हमने, क्या बन जाएगा यहाँ पर, सोडियम सल्फेट सॉल्ट बन गया, H2O का इवोल्यूशन हुआ प्लस CO2 गैस का इवोल्यूशन हो गया। बैलेंस करने के लिए यहां देख लें, यहाँ पे भाई 2 सोडियम एटम है, यहाँ पे 1 है तो पहले तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, सोडियम 2 सोडियम हो गया भाई, H2O 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पर भाई 2 कार्बन हो जा रहा है तो यहाँ पे 2 CO2 लगा लेते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन हो जा रहा है तो फिर यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगा लेते हैं, हो गया ये बैलेंस, है ना। क्या हुआ भाई, जब हमने ये बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3 या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब हम मेटल बाइकार्बोनेट को या मेटल कार्बोनेट को, है ना, जब हम रिएक्ट कराएंगे किसी एसिड के साथ, तो एसिड का जब रिएक्शन होगा मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और वाटर H2O बनेगा, और CO2 गैस इवॉल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा, है ना। ये रिएक्शन एक हो जाएगा। इस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंस भी है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में, जो हम लोग यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सॉल्ट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। इसका एक एक्टिविटी हम लोग ये कर सकते हैं, फिर से एक बार इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तुम लोग तो ये देख लें यहाँ पर। हाँ जी, तो एसिड का रिएक्शन किया हमने मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या हुआ, सॉल्ट बना, वाटर बना और CO2 गैस बना। अब आगे बात करें, इसमें भी हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एक्टिविटी, ये हमने ले लिया एक टेस्ट ट्यूब, इसमें भर दिया हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड,
क्या भर दिया, डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन। और इसमें बाहर से हमने किसी मेटल कार्बोनेट, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, अंडे का छिलका वगैरह या चॉक वगैरह डाल दिया, या फिर हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, यानी जिसको हम लोग असल में वॉशिंग सोडा कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, या बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, आगे जानेंगे हम लोग, इसका कॉमन नेम पढ़ेंगे NaHCO, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोडियम बाइकार्बोनेट नाम बेकिंग सोडा भी है। तो उसके पाउडर को हमने डाल दिया यहाँ पे। जैसे ही हमने पाउडर बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा यहां पर बबल्स बनना शुरू हो जाएगा, एफरवेसेंस बनेगा, यहाँ बहुत तेजी से एकदम बहुत सारा बबल्स निकलेंगे बाहर में। और यहां पे आप क्या करेंगे, एक लाइटेंड कैंडल को, एक जलता हुआ कैंडल को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि तेजी से कौन सा गैस निकल रहा था, CO2 गैस। CO2 गैस क्या होता है, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो इस कैंडल को बुझा देगा, है ना, क्या कर देगा, है ना, इस कैंडल को बुझा देगा। जैसे ही ये कैंडल बुझ रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहां पर जो गैस निकला है वो CO2 गैस है। कौन सा गैस है, CO2 गैस है। तो ये था हमारा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, एसिड का। केमिकल रिएक्शन एसिड के किसी साथ, रिएक्शन विद मेटल, क्या बना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, मेटल आया और एसिड का हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया। दूसरा हमने देखा क्या, रिएक्शन विद बेस, जब हमने एसिड को रिएक्शन कराया बेस के साथ तो बना सॉल्ट प्लस वाटर, रिएक्शन का नाम था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड हमने देखा एसिड का रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करता है तो वो वही वाला रिएक्शन हो गया, एसिड बेस वाला, सॉल्ट प्लस वाटर बना यहां भी। और फोर्थ रिएक्शन हमने देखा, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, CO3 या HCO3 के साथ रिएक्शन। जब हमने वो रिएक्शन देखा तो हमने क्या देखा, वहां पे बना सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। तो ये थे बाबू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। यहां पे हम लोग खत्म करेंगे एसिड वाले सेक्शन को। हम लोग बात करने वाले हैं बेस वाला सेक्शन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग बेस के बारे में बताएंगे क्या होता है बेस, क्या उसके जनरल प्रॉपर्टीज है, बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। उसके बाद फिर हम लोग इंडिकेटर और सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।